चलिए, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, अब ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज एन अनलेबल्ड वोल्टाइक सेल फॉर द रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन किसके दरमियान हो रहा है? बिटवीन Pb2+ और निकल के दरमियान रिएक्शन हो रहा है। लेबल द डायग्राम विद द स्पीशीज इन द डायग्राम इन द इक्वेशन। ठीक है, आपने डायग्राम लेबल करनी है। ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली एनोड है, दिस साइड इज एनोड, और ये जो साइड है दिस साइड इज एक्टिंग एज कैथोड। तो आपने सोल्यूशन बताना है कौन सा है, यहाँ पे सोल्यूशन कौन सा है, इलेक्ट्रोड कौन सा मौजूद है। ठीक है, और डायग्राम आपके पास ये मौजूद है Pb2+ और Ni। Pb2+ रिएक्ट कर रहा है निकल के साथ, तो निकल आइंस बन रहे हैं और लेड सॉलिड बन रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, आपको ये डायग्राम लेबल करनी है। तो क्या आप डायरेक्ट डायग्राम लेबल कर सकते हैं या यहाँ पे कुछ आपको देखना पड़ेगा जी? इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे डेटा बुकलेट से, और इक्वेशन से क्या पता लगेगा? इक्वेशंस तो दे दिए हैं इन्होंने हमें, दोनों हाफ इक्वेशन हमें यहाँ से पता लग रही है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन वैल्यूज से पता लग जाएगा। ठीक है, आप इक्वेशंस बिल्कुल देखेंगे लेकिन वैल्यूज के लिए देखेंगे ताकि पता लग सके इनमें से, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर आप इक्वेशन देखें तो इक्वेशन से आपको ऑलरेडी मालूम हो रहा है कि कौन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज? मतलब आपको इक्वेशंस देखने की ज़रूरत नहीं है। इस ये जो आपके पास रीडॉक्स इक्वेशन है, इस रीडॉक्स इक्वेशन से आपको पता लग रहा है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। लेड रिड्यूस हो रहा है, और अगर आप देखें तो लेड के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बिफोर द रिएक्शन? लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और आफ्टर द रिएक्शन लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया है? 0। तो लेड +2 से 0 हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, लेड रिड्यूस हो रहा है। और अगर आप निकल को देखें तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हुआ है, तो मतलब निकल क्या हुआ है? निकल ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल आपने ध्यान में रखना है। एक ठीक है जी, तो इसका मतलब लेड रिड्यूस हो रहा है और निकल ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका मतलब एनोड वाला हाफ सेल कौन सा होगा? लेड का होगा या कैथोड वाला लेड का होगा? लेड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, आपके पास दो हाफ सेल हैं, एक है Pb2+ Pb, और दूसरा हाफ सेल है Ni2+ Ni। अब इसमें से आपने देख लिया कि लेड जो है ये लेड रिड्यूस हुआ है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अब आप बताएं कि लेड वाला हाफ सेल एनोड पे होगा या कैथोड पे होगा? जी, लेड कैथोड पे होगा, क्योंकि लेड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो लेड जो है ये कैथोड, यानी जो आपका कैथोड है ये लेड। तो इसका मतलब ये जो रॉड है ये किस चीज़ की है? दिस रॉड इज मेड अप ऑफ लेड, और यहाँ पे सोल्यूशन में क्या मौजूद है? 1 मोलर Pb2+ आइंस। तो ये हो गया कैथोड वाली साइड। तो फिर एनोड वाली साइड पे क्या मौजूद है? निकल, और सोल्यूशन में क्या मौजूद होंगे? निकल आइंस। आप कह सकते हैं कि 1 मोलर निकल आइंस। जी बेटा, ये बात क्लियर है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन? जी, ये हमने इक्वेशन को देख के, मतलब हमें कोई हाफ इक्वेशंस देखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट इन्होंने हमें फाइनल रिडॉक्स इक्वेशन दे दिया था, तो हमने वहीं से इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। क्लियर है ये सबको? उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, कह रहे हैं कि कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको आप भले छोड़ दें, ये क्या लिखा हुआ है सेक्शन 24 ऑफ द डेटा बुकलेट। ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन मैंने आईपी से लिए हुए हैं।
तो मतलब सिलेबस तकरीबन, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने, जो सेक्शन हमने, जो कल हम बात कर रहे थे डेल्टा जी वाले क्वेश्चन जो हैं, ये आईटी में क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो इस वजह से मैंने वहाँ से क्वेश्चन लिए और इसी टाइप के क्वेश्चन आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पेपर में, ठीक है। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल V फॉर द सेल एट 298 केल्विन। आपने अपनी डेटा बुकलेट से देखना है, ठीक है जी। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करें, मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। ठीक, ये इक्वेशन देखो ना, इक्वेशन दी हुई है उन्होंने, डायरेक्ट फाइनल इक्वेशन दी हुई है। लेट 2 प्लस से 0 हुआ है, ni 0 से 2 प्लस हुआ है जी। बेटा ई सेल फाइंड आउट करनी है आपने। ई सेल बताएं मुझे क्या आ रही है। जी आंसर आया किसी के पास? हाँ जी, किसी का आंसर आया है 0.12 जी। एक आंसर आ रहा है 0.12, और किसी का आंसर आया है? जीरो पॉइंट 12। चलो जी, दो आंसर आ गए। और इसके अलावा और किसी ने सॉल्व किया है इसको? अब तो ये आंसर तो फौरन देने चाहिए आप लोगों को, इसमें तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए जी। बेटा और किसी का आंसर आया है? हाँ जी, दो बच्चों ने सॉल्व किया है क्या? और किसी का आंसर नहीं आया? देखिए, आपने लेड और निकल वाले हाफ सेल की वैल्यूज चेक करनी है। तो Pb2 प्लस ये निकल वाले हाफ सेल के आगे 0.25 माइनस 0.25, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें पता लगी माइनस 0.25। और लेड वाले हाफ सेल की क्या है? माइनस 0.13, माइनस 0.13। अब क्योंकि ये रिड्यूस है, ये ऑक्सीडाइज है, ठीक है, तो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन आपने फाइंड आउट करना है। तो ई सेल इज इक्वल्स टू रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन वाले की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.13 माइनस माइनस 0.25, तो ये आंसर आ जाएगा प्लस 0.12 आंसर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी, ठीक है। अब ये डेल्टा जी आपने कैलकुलेट करनी है इन किलो जूल्स फॉर द सेल यूजिंग सेक्शन 1 एंड 2 ऑफ द डेटा बुकलेट, ठीक है। तो हमारे पास ये सेक्शन 1 एंड 2 हमने यूज़ नहीं करने, हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन आपको मालूम है, ठीक है। ये वही बेसिकली वहाँ पे इक्वेशन गिवन होती है, आपने याद रखनी है। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। ये इक्वेशन है, यहाँ से आपने फाइंड आउट करनी है डेल्टा जी की वैल्यू। तो माइनस एन की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन?
2. जी बिल्कुल, n की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहे हैं। अगर आप देखें Pb2 प्लस से 0 हुआ है, निकल 2 प्लस से 0, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इनटू f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू क्या है 96,500. मल्टीप्लाई बाय ई सेल, ये आपने फाइंड आउट करी है 0.12, इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ रही है? जी 23,160। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, यहाँ से जो आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ये जूल्स में आएगी, ये जूल्स में वैल्यू आएगी, और अगर आपसे आंसर किलो जूल्स में मांगा जा रहा है तो फिर आप इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 23.160 माइनस का आंसर आएगा किलो जूल्स। ठीक है जी, तो ये यहाँ से जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये जो आंसर आएगा ये जूल्स के अंदर आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसको आपने कन्वर्ट करना है किलो जूल्स में। जी बेटा, समझ में आई है ये बात? Yes, sir. अच्छा, अब उसके बाद कह रहे हैं कि सजेस्ट अ मेटल दैट कुड रिप्लेस निकल इन अ न्यू हाफ सेल एंड रिवर्स द इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, यूज सेक्शन 25 ऑफ द डेटा बुकलेट। तो अब ये कह रहे हैं कि आपने निकल की जगह पे कोई दूसरा मेटल यूज करना है। सजेस्ट मेटल दैट कुड रिप्लेस निकल इन अ न्यू हाफ सेल। ठीक है, आप एक नया हाफ सेल बनाने जा रहे हैं, इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम निकल टूवर्ड्स लेड। तो अब ये कह रहे हैं कि ये डायरेक्शन आपने रिवर्स करनी है, यानी फ्रॉम लेड टूवर्ड्स दिस न्यू मेटल आपने यहाँ से निकल की जगह पे कोई दूसरा मेटल यूज करना है। तो कौन सा मेटल यूज कर सकते हैं आप? जिसका E cell more positive हो. जिसका ई सेल जो है, हमें पता है कि लेड का ई Electrode सेल है, potential. लेड का ई सेल है -0.13। अब अगर आपने रिवर्स करना है, मतलब लेड को ऑक्सीडाइज करना है, तो इसका मतलब जो दूसरा मेटल आप यूज करेंगे दिस मस्ट बी मोर पॉजिटिव देन लेड, लेड से ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपल जो है वो कोई भी ऐसा मेटल ढूंढ सकते हैं कि जिसकी वैल्यू जो है वो, हमारे पास वैल्यू क्या है -0.13, तो -0.13 से ऊपर आप यहाँ से कोई भी मेटल देख सकते हैं। लेट सपोज आपने स्टार्ट से देखना शुरू किया, आपने कहा जी सिल्वर यूज हो सकता है बिकॉज सिल्वर +0.80 है, बेरिलियम यूज नहीं, बैरियम यूज नहीं हो सकता, कैल्शियम यूज नहीं हो सकता, कोबाल्ट यूज नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे मेटल यूज करना है आपने, इसमें देखिए दोनों आयंस हैं, तो ये यूज नहीं करेंगे, आपको ऐसी इक्वेशन ढूंढेंगे जिसमें मेटल मौजूद हो। ठीक है, तो कॉपर, क्या आप कॉपर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, कॉपर यूज हो सकता है +0.34। तो कोई भी ऐसा मेटल यूज हो सकता है जिसकी वैल्यू लेड की वैल्यू से ज्यादा पॉजिटिव हो। ये बात समझ में आ रही है बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है जी, तो हम सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं भी जस्ट यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ कि एनी मेटल which has an E0 cell value, sorry, electrode potential value more positive than lead। ठीक है जी, ये सिंपल ध्यान में रखेंगे आप। हाँ जी, ये बात क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, अच्छा जी, चलें, अब ये एक और क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहे हैं कि 2 electrolysis cells were assembled using graphite electrodes and connected in series as shown। ठीक है, ये 2 electrolysis सेल है, एक में आपने मोल्टन कॉपर 1 सल्फेट यूज किया है,
ठीक है जी, दे आर यूजिंग मोल्टन कॉपर 1 क्लोराइड और दूसरे में डाइल्यूट एक्वस कॉपर 2 क्लोराइड यूज कर रहे हैं, यानी एक में मोल्टन है एक में सोल्यूशन है। ये दो आपके पास सेल है। अब ये कह रहे हैं कि स्टेट हाउ करंट इज कंडक्टेड थ्रू द वायर्स एंड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो वायर्स में करंट कैसे पास होता है? हाँ जी, स्टेट हाउ करंट इज कंडक्टेड थ्रू द वायर्स एंड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। वायर्स में करंट कैसे पास होगा? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वायर में जो करंट पास होगा वो किसकी वजह से होगा? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोलाइट में करंट किसकी वजह से पास होगा? जी, बाकी सारे Movement खामोश of हैं। ions. मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होगा। मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है जी। तो ये याद रखें, इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास होगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस और वायर में करंट पास होगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट द हाफ इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स एट इलेक्ट्रोड 1। हाँ जी, इलेक्ट्रोड 1, ये इलेक्ट्रोड 1 है, इस पे ये कह रहे हैं कोई गैस बन रही है, ठीक है। तो राइट दी हाफ इक्वेशन। अब यहाँ पे आपके पास क्या है? मोल्टन कॉपर 1 क्लोराइड, मतलब सोल्यूशन में आयंस कौन से मौजूद होंगे? कॉपर 1, और दूसरा आयन कौन सा होगा? क्लोराइड Cl माइनस। तो अब अगर आप देखें तो जो टर्मिनल इन्होंने अप्लाई किए, 1 क्या है? कैथोड है या एनोड है? अब याद रखिएगा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। Cathode. 1 कैथोड है या एनोड है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। Cathode. दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है। यहाँ पे आपने बैटरी नहीं, यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, वोल्ट मीटर नहीं लगाया हुआ। Anode है। ये एनोड है, ठीक है जी। ये वो आपका सेल है जिसमें जो आप ओ लेवल से पढ़ के आते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये, ठीक है। इसमें बैटरी मौजूद है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होगा ये एनोड है, ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा आपको बस ये याद देखें, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर अपने जहन में बिठानी होगी कि हमारे पास दो किस्म के सेल है। मैं इसको यहाँ पे जरा अलग से लिखता हूँ, आप इस चीज़ को अपने जहन में बिल्कुल क्लियर कट बिठा लें कि हमारे पास दो किस्म के सेल हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें बैटरी इन्वॉल्व होती है, और दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, ये जिसे आप वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इसमें बैटरी इन्वॉल्व होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वोल्ट मीटर होगा। अब जो चीज़ आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, यानी एनोड जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड को नेगेटिव से आप कह लें कि इसका साइन क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा? नेगेटिव। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर है तो कैथोड का साइन क्या होगा? नेगेटिव, और एनोड का साइन क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। इससे ये नहीं कि इनके फंक्शन चेंज होंगे, फंक्शन वही है, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होनी है, ठीक है, और कैथोड पे रिडक्शन होनी है। ये दोनों में कॉमन है। डिफरेंस क्या है? इनके सिंबल, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव नाम दिया जा रहा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्योंकि एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होता है, इसलिए इसको नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। तो ये बस ये कन्वेंशंस जो हैं वो आप याद रखें, ये साइंस याद रखें कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वोल्टाइक सेल है, तो एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। ये चीज़ याद रखनी है आपको। क्लियर हो गई ये बात? अब ये मैंने लिख भी दी है तो इसको अपने पास लिखना है। अब ये चीज़ आप जहन से नहीं निकालिएगा। ये क्लियर हो गई बात सबको? हाँ जी बेटा, क्लियर है ये सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? No sir. ठीक है, तो अब ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है मतलब 1 जो है ये एनोड है। और अब ये कह रहे हैं कि राइट दी हाफ इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स। तो बताएंगे कौन सी गैस बन रही होगी यहाँ पे? एनोड पे कौन सी गैस बन रही है? क्लोराइड आयन जाएंगे तो ऑब्वियसली कौन सी गैस बनेगी? क्लोरीन गैस बनेगी। तो हाफ इक्वेशन क्या हो जाएगी? हाफ इक्वेशन लिखनी है आपने, तो दिस वुड बी Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है,
ठीक है जी, ई माइनस प्लस सी एल और Cl2, चाहे तो इसको हाफ लिख दें या फिर आप इसको पूरी इक्वेशन बना के लिख दें, 2 यहाँ पे भी लिख दें और यहाँ पे भी 2 लिख दें, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी, मैंने इसको इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं कि bubbles of gas were also observed at another electrode. Identify the electrode and the gas. करेंगे एक और इलेक्ट्रोड पे भी गैस के बबल्स जो हैं वो ऑब्जर्व हुए। तो अब बताएं कौन से इलेक्ट्रोड पे गैस के बबल, आप 4 इलेक्ट्रोड हैं, एक का तो आपको पता लग गया। अब कह रहे हैं दूसरा कौन सा इलेक्ट्रोड है जहां पे गैस प्रोड्यूस हो रही होगी। हाँ जी, दूसरा कौन सा इलेक्ट्रोड है जहां पे गैस प्रोड्यूस हो रही है। थर्ड थर्ड पे, हाइड्रोजन गैस होगी। थर्ड पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है जी, ये देखें, ये अगर ये वाले साइड पॉजिटिव ये कनेक्टेड थी, अगर ये एनोड है तो ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये कैथोड है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, डाइल्यूट एक्वस कॉपर 2 क्लोराइड। ठीक है, डाइल्यूट एक्वस कॉपर 2 क्लोराइड, इसका मतलब सोल्यूशन में कॉपर आइंस मौजूद हैं, क्लोराइड आइंस मौजूद हैं, ठीक है, और क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है। ठीक है, तो डाइल्यूट एक्वस कॉपर 2 क्लोराइड है, इसका मतलब ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन में कॉपर आइंस भी मौजूद हैं। अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे कि कौन सा आइन डिस्चार्ज होगा कौन सा नहीं, फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि कॉपर आइंस मौजूद हैं, यहाँ पे क्लोराइड आइंस मौजूद हैं और डाइल्यूट है तो इसका मतलब यहाँ पे वाटर भी मौजूद है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपने यहाँ पे इसको ओ लेवल्स की तरह से सॉल्व नहीं करना। ठीक है, बल्कि एक काम करें, इस क्वेश्चन को मैं भी फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, अभी मुझे एक चीज़ इसमें और क्लियर करनी है आपको, फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दें फिलहाल, ये थोड़ा सा ज़रा आपको कंफ्यूज करेगा। अच्छा, ये हाफ इक्वेशन है, चलिए इसको अभी हम यहाँ तक रखते हैं, ज़रा इसी क्वेश्चन के ऊपर हम बाद में वापस आएंगे। फिलहाल एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे इसी से रिलेटेड डिस्कस करनी है कि देखें, ये तो एक तो आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी है ओ लेवल्स के अंदर। ठीक है, अब यही इलेक्ट्रोलिसिस हमने डिस्कस करनी है, बट थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट वे के अंदर डिस्कस करनी है। मतलब है सारी वही चीज़ें, लेकिन क्या है कि अब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को यूज़ करना है। ठीक है, पहली बात देखें, आपको सिंपल ये मालूम है, हमने दोनों टाइप के सेल देख लिए। अब आपको ये मालूम है कि जब अगर मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, क्योंकि अक्सर बच्चे इन सवालों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जाके डिपॉजिट होगा। ठीक है, अब लेट से ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कैसे पता लगेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है कि मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी, तो अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब हमने डिस्चार्ज डिसाइड करना है कि हमारे पास सोल्यूशन में X प्लस आइन है, Y माइनस आइन है। अब आपने डिस्चार्ज डिसाइड करना है कि कौन सा आइन जाके डिस्चार्ज होगा। अब आपको याद होगा हमने कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, याद है कितने टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और 2 टाइप के कौन कौन से। हाँ जी, नहीं नहीं, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस और मोल्टन। ठीक है, 2 किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कौन कौन से, एक्वस और मोल्टन। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मोल्टन हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट एक्वस हो सकता है। अब मोल्टन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मोल्टन में आपके पास 2 ही आइंस हैं, X प्लस होगा और Y माइनस होगा। X प्लस चला जाएगा कैथोड पे, Y माइनस चला जाएगा एनोड पे। प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक्वस में आती है, और यही हमने अब डिस्कस करना है कि अगर एक्वस सोल्यूशन होगा तो ओ लेवल्स में तो हम वो रिएक्टिविटी सीरीज यूज करते थे, अब आपने रिएक्टिविटी सीरीज नहीं, अब आपने रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यूज को यूज करना है। ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन जब आपके पास होगा तो मैं ये कहता हूँ कि एक्वस सोल्यूशन में कितने फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट्स को कौन सी प्रोडक्ट बनेगी कैसे डिसाइड करेंगे हम, 3 फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ आप क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, आप मतलब सबसे पहला फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेन चीज आपने क्या देखनी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
सेकेंडली आप क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन भी आप देखते हैं, ठीक है, ये हम ओ लेवल्स में भी डिस्कस करते थे। और तीसरी चीज़ क्या है, द मटेरियल फ्रॉम विच द इलेक्ट्रोड्स आर मेड, कि आइदर आपका इलेक्ट्रोड इनर्ट है या फिर इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है। तो ये तीन बातें हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि आपको प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बाद कंसंट्रेशन, और उसके बाद मटेरियल फ्रॉम विच द इलेक्ट्रोड्स आर मेड। ये तीन चीज़ें हैं जो डिसाइड करेंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो सोल्यूशन है, यानी ये दो अलग अलग एग्जाम्पल हैं, हम दोनों को देखते हैं, सोडियम क्लोराइड और कॉपर 2 सल्फेट, ये दो सोल्यूशन है। फिलहाल सिर्फ मैं कैथोड पे डिस्चार्ज की बात करता हूँ, सिर्फ हम कैथोड पे देखते हैं, यानी पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन, NaCl के सोल्यूशन, ठीक है जी। आपने सिर्फ एक मिनट करो, ठीक है, आपने सिर्फ अभी फिलहाल अभी हम एनोड पे नहीं जा रहे, सिर्फ कैथोड की बात कर रहे हैं। तो कैथोड पे अब देखें, यहाँ पे आपके पास आयंस कौन कौन से मौजूद हैं। हमें ये मालूम है कि यहाँ पे सोडियम आयन मौजूद है, क्लोराइड आयन मौजूद है, और क्या मौजूद है जी, सोडियम आयंस मौजूद हैं, क्लोराइड आयंस मौजूद हैं, और क्या चीज़ मौजूद है यहाँ पे, हाँ जी बेटा जल्दी से बताएं। वाटर, ठीक है। अब ओ लेवल्स में आपको याद होगा हम क्या करते थे, हम कहते थे कि जी H+ आयन मौजूद है। अगर आप इसको लेके कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि सोल्यूशन, हमें कहते हैं कि सोल्यूशन का मतलब एक्वस ही है, ठीक है। तो H+ आयन और OH- आयन, लेकिन अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम इतना डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे कि बेसिकली वाटर मौजूद है। उसकी वजह क्या है कि मतलब आपके पास वाटर आयोनाइज तो हो रहा होगा, H+ और OH- होंगे, बट इतने ज़्यादा नहीं होंगे। मेन आपके पास क्वांटिटी किस चीज़ की होगी, वाटर की होगी। तो हम कहते हैं कि अगर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, दैट मीन्स वी हैव सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, वाटर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ OH आयन। ये इतने कम होंगे, वाटर इतना कम आयोन, बिकॉज वाटर इज नॉट अ वेरी गुड आयोनाइजर, वाटर इतनी आसानी से टूटता नहीं है, तो ये इतने कम होंगे कि हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, हम कहते हैं कि ये है ही नहीं। तो मेनली हमारे पास कौन से आयंस मौजूद हैं सोल्यूशन में, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं, ये तीन चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। अब आपने डिस्चार्ज डिसाइड करना है, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा जरा, पेपर में ये चीज़ बड़ी कंफ्यूज करती है, क्योंकि आपका ओ लेवल का कॉन्सेप्ट कुछ और होता है, यहाँ पे आके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा होता है, चीज़ों को जरा सही तरीके से देखना होता है। तो अब आपने कैथोड पे डिस्चार्ज डिसाइड करना है कि कैथोड पे क्या डिस्चार्ज हो रहा है। तो ऑब्वियसली कैथोड की तरफ सोडियम आयन जा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, और कैथोड की तरफ वाटर मॉलिक्यूल भी जा सकते हैं, नेगेटिव तो कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जा सकता है। क्यों, ये हम देखते हैं डेटा बुकलेट से। सबसे पहले हम सोडियम आयन की इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो Na+ की ये इक्वेशन मिल गई आपको, Na+ कन्वर्ट्स इनटू Na-2.71। तो ये हमारे पास क्या है, Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू Na, और इसकी वैल्यू है -2.71। अब वाटर भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है, वाटर भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अगर हम वाटर के लिए इक्वेशन देखें H2O, तो ये जो इक्वेशन है इसमें तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, अगर आप देखें, ठीक है, एक H2O इस तरफ है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, मतलब ये इस इक्वेशन में तो वाटर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। हमने क्या देखना है, गेन ढूंढना है, गेन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो गेन आपको मिलेगा, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर आप देखें तो वाटर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन गैस बनती है, जब भी वाटर जाएगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो जब भी कैथोड की आपने इक्वेशन लेनी होगी तो आप ये इक्वेशन लेंगे, 2H2O गेन्स इलेक्ट्रॉन, मेक्स वाटर एंड मेक्स हाइड्रोजन गैस एंड 2OH-, और इसकी E0 की वैल्यू कितनी है, -0.83। तो दूसरी इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मेक्स H2 प्लस 2OH-, और इसकी E0 की वैल्यू कितनी है, -0.83।
8 3, ये दो इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास। अब मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन रिड्यूस होगा। कैथोड पे रिडक्शन होनी है ना, तो सोडियम रिड्यूस होगा या वाटर रिड्यूस होगा? हाँ जी, विच ऑफ देम वुड बी रिड्यूस्ड, सोडियम और वाटर? वाटर। वाटर, बिकॉज वाटर की ई नॉट की वैल्यू मोर पॉजिटिव है, या आप कह लेंगे लेस नेगेटिव है। ठीक है, तो वाटर रिड्यूस होगा एंड वी गेट हाइड्रोजन गैस एट दी कैथोड। ये हो गया इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड के केस में ये होना है। ठीक है, और अगर मैं अब आ जाऊँ कॉपर टू सल्फेट के केस में, कॉपर में भी आपके पास सेम यही होगा। अगर कॉपर टू सल्फेट है तो इसका मतलब कॉपर आयन मौजूद है, सल्फेट आयन मौजूद है और वाटर मौजूद है। तो हम कॉपर की इक्वेशन भी देखते हैं। कॉपर की इक्वेशन क्या है? कि कॉपर की इक्वेशन सबको याद हो गई होगी अब तो, प्लस 0.34। तो कॉपर के लिए इक्वेशन क्या है? तीसरी इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये मैं दूसरे सेल की बात कर रहा हूँ, Cu, और ये वैल्यू है प्लस 0.34। अब आपने वाटर को और कॉपर को कंपेयर करना है। अब बताएं कौन डिस्चार्ज होगा, वाटर डिस्चार्ज होगा या कॉपर आयन डिस्चार्ज होंगे? बी और सी में अगर आपको फैसला करना हो। कॉपर। अब कॉपर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, अब कौन डिस्चार्ज होगा? कॉपर डिस्चार्ज होगा। तो अब बात वही रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से चल रही है, लेकिन अब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के देख के डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि अब कॉपर की वैल्यू मोर पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे कि अब कॉपर डिस्चार्ज होगा। तो मुझे पता लगा कि सोडियम क्लोराइड के केस में सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होगा तो कैथोड की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे, और कॉपर टू सल्फेट का सोल्यूशन होगा तो कैथोड की तरफ कॉपर आइंस जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपने किस बेस के ऊपर डिसाइड की हैं? बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देख के आपने डिसाइड किया कैथोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, विच हैज़ मोर पॉजिटिव ई नॉट। ठीक है, ये क्राइटेरिया है कैथोड पे डिस्चार्ज का, जिसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है जी, चलिए टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, तो आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो पहले मुझसे बाद में आप व्हाट्सएप पे भी पूछ लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग में भी शेयर कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।